हेलो गाइज, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए, ठीक ना। तो चलो भैया, आज की क्लास फिर से कंटिन्यू किया जाए। जैसे कि सबको पता होगा कि मैं पिछले 7 दिनों से पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्लास बंद है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये मेरा जो माइक है वो हो चुका था खराब, इसीलिए देख रहे हो चमक रहा है। नया नया माइक लाए हैं और फिर से क्लास को कर दिए हैं हम कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, तो अब बकवास ना करते हुए, जैसे कि मैंने पिछली क्लास को लेक्चर को अपलोड किया था, उसमें वीडियो अच्छी तरह से थी, पर उसमें ना तो वॉइस थी और ना ही मेरा चेहरा, इसलिए मैंने वो वीडियो को क्या कर दिया, डिलीट। सर डिलीट कर दिए। क्यों डिलीट कर दिया? तो वही है, वॉइस उसमें अच्छी से नहीं था। और ये मार्कर देखो कैसा चल रहा है भैया, ये ठीक नहीं। तो हाँ, इससे पहले मैंने 5 लेक्चर पढ़ा दिया बायोलॉजी का। बायोलॉजी का कितने लेक्चर पढ़ा है भाई ने? 5 लेक्चर, जिसमें पूरी तरह से किसका स्टार्ट हुआ है? तो भैया जैव पराक्रम। किसका? जैव पराक्रम, ठीक है। जैव पराक्रम में कौन कौन पढ़ाई हुआ सर? तो सिर्फ ओनली वन पोषण। आज क्या पढ़ेंगे? तो बस वही सर, शोषण, उसके बाद परिवहन, उसके बाद क्या होगा? उत्सर्जन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम शोषण पढ़ेंगे। अगर तुम सब ने पोषण नहीं पढ़े हो तो आराम से जाकर क्लास को कंटिन्यू करो और पोषण को पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ाई करो, तब यहाँ पे आना भैया शोषण, तभी तुम सबको समझ में आ गया, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अगर सोचेगा सर ये वीडियो कहाँ है, तो भैया इसका लंबा लंबा प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसका अलग से पोषण का भी एक प्लेलिस्ट बन गया है, जय पराक्रम चैप्टर में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखो, या तो बायोलॉजी का देखना, या तो बायोलॉजी का प्लेलिस्ट में जाना, या दूसरा ऑप्शन क्या सर जी, तो एक और प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें लिखा होगा सिर्फ ओनली वन जय पराक्रम। क्या लिखा होगा? जय पराक्रम। अब ये कहां पर आएगा सर जी? तो चैनल वाला पे जाएगा। चैनल पे ऊपर में लिखा हुआ रहेगा फोटो, एक तरफ लिखा रहेगा ऐसे करके होम, उसके बाद रहेगा वीडियो, उसके बाद शायद शॉर्ट्स भी एगो रहता है, शॉर्ट्स आ गया है, छोटा छोटा वीडियो जिसको बोलते हैं शॉर्ट्स आ गया। उसके बाद प्ले लिस्ट लिखा रहेगा। ओहो, प्लेलिस्ट, इसमें जाना, इसमें देखेगा सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग से। जैसे मैथ का तो मैथ का होगा, और हिंदी का तो हिंदी का होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायोलॉजी का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर बना हुआ क्लास 10th का फिजिक्स, क्लास 10th, ऐसे हम तो क्लास 10th का ही सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी बात कुछ नहीं। तो सिर्फ लिखा होगा ऐसे करके, क्या लिखा होगा? लिखा होगा फिजिक्स। क्या लिखा होगा? फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगर जाकर देखो भैया, टोटल फिजिक्स का होगा। दूसरा क्या होगा? बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना हुआ, तो बायोलॉजी पढ़ रहा है तो बायोलॉजी में जाकर करो भैया बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी के फिर से उसके बाद दूसरा प्लेलिस्ट और बना दिया चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे फिजिक्स का तो बना ही है, बायोलॉजी का बना ही है, बाकी बात बायोलॉजी में जितना चैप्टर, जैसे जय पराक्रम तो जय पराक्रम का प्लेलिस्ट होगा। फिर मानव नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ाएंगे तो उसका प्लेलिस्ट अलग बना देते हैं, सबका अलग अलग हम बना देते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे को खोजने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सभी नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन तो समझते हो ना, डिस्क्रिप्शन, उसमें जाओ, पूरी तरह से पोषण का प्लेलिस्ट हम डाल देंगे इस वीडियो के बाद, ये अपलोड होने के बाद उसी में हम क्या करेंगे, एडिट कर डाल देंगे। कर लेना, कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में नीचे चल जाए, पूरा प्लेलिस्ट ही डाल देंगे जिसमें जाकर आराम से कर लियो, ठीक। तो अब नो बकवास, सीधी आते हैं बात पर। आज हम क्या करते हैं भैया? श्वसन की क्लास, श्वसन तंत्र। क्या करते हैं? श्वसन तंत्र। 1 मिनट रुक जा थोड़ा, मैं इतना गंदा दिखाई दे रहा था मुझे अब पता चला। चलो भैया ठीक है, ये मैं मिला लो। श्वसन तंत्र के, सॉरी, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र नहीं, अभी श्वसन के बारे में ओनली वन पढ़ेंगे। देखो श्वसन क्या सर जी? बस अभी एक शब्द लिखना नहीं, कॉपी कलम को अच्छे से धर दो, आराम से समझो पहले। श्वसन क्या सर जी? तो हम भैया श्वास जो लेते हैं ना, श्वास ऐसे, ये श्वास क्या सर जी? श्वास लेना और छोड़ना, जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। बस इतना भी तुम सबको समझना, लिखना कुछ नहीं, परिभाषा इसका अलग होता है। श्वसन क्या सर जी? तो तुम सब बस इतना समझो कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही क्या कहलाएगा? श्वसन। 1 मिनट। तो मैं क्या बोल रहा था? श्वास को लेना और सांस को छोड़ना ही तुम सबको भी क्या समझना? श्वसन। बस इतना भी समझो, फिर आगे जाकर हम करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, माइक की जगह कुछ और खराब है फोन में, जिसके कारण फिर से वही दिक्कत हो रहा है जो पहले हुआ करता था। कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, माइक दूसरा भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। हम सोचे वो माइक खराब था, इसीलिए वो माइक को खत्म करके दूसरा लिए, पता चला कि भैया दूसरा कुछ और खराब है। छोटा सा एगो इतना केबल आता है, जैसे कि तुम सबको पता होगा, कभी सी टाइप का आ जाता है, और जो एयरफोन होता है, बोया का माइक होता है, उसमें लगाने वाला था, गोल का पिन वाला, तो वो छोटा सा सी टाइप का पिन है, वो खराब है। लेकिन क्या कर सकता है, उसको तुरंत चेंज नहीं कर सकते, फिर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं।
टेंशन ना लो, इसलिए वीडियो को बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, इसलिए तुमको हल्का सा लगा होगा कि सर बीच में कुछ हो गया, ठीक ना। हाँ, तो क्या पढ़ते थे, श्वसन। तो हम श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना क्या कहलाते हैं, श्वसन। अच्छा, बात अब यह आता कि हम श्वास क्यों लेते हैं और श्वास लेते हैं तो कहां से लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर, हम जब श्वास लेते हैं भैया तो वो हवा लेते हैं। श्वास के रूप में हम क्या लेते हैं, हवा। जैसे कैसे हम श्वास को अंदर ग्रहण किए, तो इसका मतलब हमारे अंदर जो गया है वो क्या गया भैया, तो हवा गया। क्या गया, हवा। अब तुम सबको पता होगा कि हवा में कितने गैस होते हैं, तो बहुत सारे गैस होता है, लेकिन मुख्य रूप से कौन होता है, तो भैया नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीलियम भी होता है और लिथियम भी होता है, ये सब वगैरह वगैरह, हाइड्रोजन हीलियम दोनों होता है, लेकिन हम उस सबको नहीं पढ़ते हैं। मतलब हम ये क्यों समझा रहे हैं, तो तुम सबको ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखो अभी श्वसन हम क्या बोले, तो श्वास लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। तो पहले हम श्वास लेते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। तो श्वास लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, तो भैया सीधे बोलेगा हवा। श्वास हम जब लेते हैं तो श्वास के रूप में हम क्या लेते हैं, हवा। ऐसा थोड़ी ना भैया कि तुम एगो मतलब इतना वो घैला मतलब सिलेंडर लगा के नाक में घूमता है, ऐसा थोड़ी ना होता। श्वास लेते हो तो मतलब वायुमंडल वाला हवा लेते हो। तो वायुमंडल जो हवा रहता है जिसे हम सांस लेते हैं, उसमें 3 गैस मुख्य रूप से मिला रहता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा पृथ्वी पर जितना अति हवा है उसमें लगभग नाइट्रोजन 78% होता है, अति ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, सॉरी हाँ 3 ही लिखना, 0.03% इतना पाया जाता है। और बाकी बात हीलियम भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, जिसको हम नहीं कह सकते हैं। तो जब हम श्वास के रूप में लेते हैं तो ये सारी गैसें हमारे शरीर के अंदर जाता है। क्या जाता भैया, शरीर के अंदर। ऐसे श्वास लिया तो ये 3 हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, तो ओनली 1 ऑक्सीजन। हमें क्या चाहिए, तो ओनली 1 ऑक्सीजन। अब क्यों चाहिए इसका जवाब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब बात ये भी आता कि हमें ऑक्सीजन चाहिए तो आखिर क्यों चाहिए ये। दूसरा, तो हमारे शरीर में ये 1 2 3 गैस जाता है, तीनों गैस में से भैया कौन ऐसा है जो अंदर में पहचान करता भैया ए ऑक्सीजन गैस है, ये वाला कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने तुमको बोला कि तुम कभी किसी इंसान को नहीं देखे हो और 3 लड़का को बोले और बोले, जैसे कि मान लो मेरे पास बच्चा है, मेरा एक बेटा हुआ है, क्या हुआ, बेटा। और कोई मेरा दोस्त आया, बोला कि तुम अपना बेटा से मिलाओ, तो बोले ठीक है भैया मिलाएंगे। अब हम क्या किया, उसको परीक्षण लेने के लिए 3 लड़के को भेज दिए। अब बोले कि तुम इसको पहचानो कि भैया हमारा बेटा इनमें से कौन है। सेम उसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो हवा, हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जाता है 3 गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन का पहचान आखिरकार कौन करता है। जाता है तो तीनों गैस, लेकिन ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए, इसका जवाब भी जानेंगे। और ऑक्सीजन को आखिर कौन पहचान करता अंदर में, भैया ये ऑक्सीजन है, खाली ऑक्सीजन को लो। अब बाकी बात, जब हम श्वास लेते हैं तो ये तीनों गैस जाता है, जब श्वास को हम छोड़ते हैं, क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो कौन कौन गैस आता है ज्यादा, भैया नाइट्रोजन जितना प्रतिशत जाता है उतना प्रतिशत क्या जाता है भैया वापस। मतलब हम 78% नाइट्रोजन अफसोस मतलब खींचते हैं, तो 78% नाइट्रोजन को हम वापस कर देते हैं। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, भैया हम कितना परसेंटेज छोड़ते हैं, 17%। मतलब 21% लिए और 17% छोड़े, मतलब 4% हम क्या किए, अपने अंदर में उसको खींच लिए। और बाकी बात, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम खींचे थे कितना, 0.03%, लेकिन बाद में जब हम छोड़ते हैं तो लगभग कितना प्रतिशत भैया, तो 4%। मतलब समझा, देखो ऑक्सीजन को 21 खींचा था, छोड़ा कितना, 17, मतलब 4% खपत किया। अब यही ऑक्सीजन 4% खपत होकर किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम श्वास छोड़ते हैं, जब हम श्वास देखो लेते हैं तो ये 3 गैस जाता है, लेकिन जब श्वास ऐसे करके छोड़ते हैं तो भैया नाइट्रोजन जितना गया उतना चला जाता है। बाकी बात ऑक्सीजन हमारे अंदर में क्या होता है, खत्म होता है। बाकी बात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या जाता है, बढ़ जाता है जब हम श्वास छोड़ते हैं। तो भैया ये कुछ इस प्रकार होता है। भैया तुम आराम से इसको पहले इतना से, अभी श्वसन क्या है ना, श्वास अब यहाँ पर लिख लेना तुम सबको हेडिंग डालकर कि श्वास के रूप में वायुमंडल में पाए जाने वाले हवाओं को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले हवा को अवशोषण करते हैं, जिसमें निम्न गैस का मिश्रण होता है। निम्न गैस का मिश्रण होता है मतलब मिला होता है।
लिखना भैया, हवा में कौन कौन सा रहता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और जब छोड़ते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं तो यहाँ पर लिख लेना। अब अगला में लिख लेना हेडिंग डालकर, जब श्वास छोड़ते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं, क्या लिखना? छोड़ते हैं तो निम्न गैसों का मिश्रण होता है, निम्न गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन का लिख लेना, सॉरी, निम्न गैसों का मिश्रण होता है, मिश्रण होता। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेना नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन 17 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिख लेना भैया? तो 4 लिखो जल्दी से, ये लिख लेना भैया। क्लियर? नहीं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, करो जल्दी से। रिकॉर्डिंग हो रहा है रे? हाँ भाई, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग होते जाओ। क्लियर? यहां तक उम्मीद करते समझ में आएगा। अब यहां पर बात करते हैं भैया, हम श्वास के रूप में सिर्फ हम ऑक्सीजन का मतलब अदल बदल करते हैं। लिए थे 21, छोड़े थे 17 और बाकी बात कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे 0.03 और छोड़े थे। अब यहां से ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो यहां रहेगा 0.03। ऑप्शन में जहां पर रहेगा वहां पर तुमको क्या माना? टिक मार देना। अगर पूछेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो ऑक्सीजन का रहेगा भैया 21%, 21% मार देना। पूछेगा नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है भैया, तो भैया याद रखना, लिख देना कितना? 78%। क्या मार देना? 78%, जो रहेगा वो मार देना। ये अब बात ये आता है सर कि आखिरकार हम देखो यहां से अभी 2 क्वेश्चन किए थे, क्या कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए, हमारे शरीर को ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए। दूसरा क्वेश्चन और क्या था कि भैया आखिरकार हवा में से ऑक्सीजन का पहचान कौन करता है। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भैया हमारे शरीर को ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए। तो हेडिंग डालो कि भैया हमारे शरीर को ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। बारिश पड़ रहा है फिर तेज वाला नहीं ना, उसको बढ़िया से लगाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए। तो भैया आते हैं, तुम सब ने पोषण को अच्छा से पढ़ लिया था और मैंने ये भी पोषण तंत्र के बारे में बता दिया था, जहां पर खाना का पूर्ण रूप से क्या होता भैया? तो पाचन। कितने लोग का क्लियर है पोषण वाला चैप्टर? कितने लोग को पोषण वाला चैप्टर क्लियर है? सबका क्लियर है ना? तो हम खाना जो खाते हैं सब यहां पर आके पाचन पूर्ण होता, किसमें? डेडुनम, जेजुनम, इलियम, इलियम वाला भाग में, इलियम वाला भाग में खाना का पूर्ण रूप से पाचन होता। और सारा का सारा खाना पचकर किस रूप में बदल जाता है, तो मैंने बोला था ग्लूकोज C6H12O6, इसका सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। किस रूप में बदल जाता है? तो ग्लूकोज के रूप में, मैंने बताया था कि नहीं। दूसरा और एमिनो अम्ल के रूप में, एमिनो अम्ल। और वो बोल सकता है कार्बोजेनिक, मतलब छोड़ो ना, हमको मेन रूप से ग्लूकोज को देखना है। ये एमिनो अम्ल तुम सबको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर पढ़ना है, 10th में और 10th तक रहो। मतलब यहाँ पर ये तुम सबको समझना है कि यहाँ पर सारा का खाना का पाचन होकर जब इलियम में पहुंचता है तो यही इलियम को बिलाई नामक जो कोशिका रहता क्या कर लेता? इलियम से अवशोषित करता। किसको करता? ग्लूकोज को। और ये ग्लूकोज को कहां भेज देता भैया? सभी कोशिकाओं के पास। किसके पास? सभी कोशिकाओं के पास, सभी कोशिकाओं के पास। अब ये कोशिका क्या करता है? मेरे से तुम सबसे ये क्वेश्चन, ये कोशिका क्या करेगा भैया? तो तुम सबको मैंने जब क्लास को स्टार्टिंग किया था तो मैंने बोला था कि शरीर के सभी कार्य को कौन करता है? तो सर कोशिका। कौन करता है? कोशिका। कोशिका काम करने के लिए क्या चाहिए उसको? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। मतलब हम जितना भी काम करते हैं ये रियली हम नहीं करते हैं, मेरे अंदर का कौन कर रहा है? कोशिका कर रहा है। कौन कर रहा है? कोशिका। अब वो कोशिका को काम करने के लिए क्या चाहिए भैया? ऊर्जा। अब वो ऊर्जा हमको कहां से मिलता है? तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो वो खाना वाला से जो भोजन पच के ग्लूकोज में बदलता है, यही से मिलता है उसको क्या मिलता है? ऊर्जा। उसको क्या मिलता है? ऊर्जा। अब मिलता किससे भैया? तो देखो ग्लूकोज एक ऊर्जा नहीं है। ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज को तोड़ने से बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? ऊर्जा। अब वही ऊर्जा से सभी कोशिकाओं क्या करता? काम करता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे बोल रहा हूं तो मेरा शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है? तो तुम सब बोलोगे सर जी आपका शरीर का ये मुख जो जीभ है और मुख है और दूसरा है हाथ। मेरा ये 3 जो है चीज बहुत काम कर रहा है, एक जीभ, दूसरा हाथ।
तब तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरा जो जीव ये काम कर रहा है तो सबसे बेसी ऊर्जा कहां पर खपत होगा? तो जीव पे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा कोशिका भी यहां पर आकर काम कर रहा होगा, हमको बोलने में मदद कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो सारा का सारा ऊर्जा खपत कहां हो रहा है? यहीं पर। अब ये ऊर्जा कहां से आ रहा था? हम खाना खाएं, पच के हमारा इलियम में बसा हुआ था। अब इलियम से ग्लूकोज को लेकर कहां पर पहुंचाया जा रहा है? यहाँ पे। अब ये ग्लूकोज को यहाँ पर सभी कोशिका क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। सभी कोशिका क्या करता है भैया? ग्लूकोज को क्या, कौन सा ये दिखाओ इधर सा, रुक जाओ एक मिनट गाइज, रुको गाइज, कौन सा है दिखाओ तुम सबको। वो घर पर जाओ तुम सब, कुछ नहीं है बच्चा लोग, उस घर पे जाओ, जाओ तुम सब। है बउआ के बाबू, बाबू मोमो, बाबू सोना भी बउआ वो नहीं करो। ये कैसे टेढ़ हो गया रे? ठीक है ना, चलो भैया अभी निकलो यहाँ से। तो हम क्या बोल रहे थे कि कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अभी यहां से जो ग्लूकोज जाता किसके पास? क्या मेरा मुंह के पास। अब ये मुंह के पास सारा ग्लूकोज को, किसको? सारा ग्लूकोज को तोड़ता है। कौन तोड़ता है? तो याद रखना, कोशिका। अब कोशिका किसी भी ग्लूकोज को तभी तोड़ेगा जब उसको मिलेगा ऑक्सीजन। मतलब सिंपल 100 बात की एक बात, हम खाना खाते हैं, वो खाना किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। किस में बदल जाता है? ग्लूकोज को। और ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? तो कोशिका। कैसे तोड़ता है? तो ऑक्सीजन की मदद से। कैसे? ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ेगा और तोड़ के बहुत, जैसे ग्लूकोज टूटता है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है? ऊर्जा बदल देता है। अब वही ऊर्जा से सारा कोशिका शरीर का हमारा क्या करता है? काम करता है। कितने लोग को क्लियर हो गया? कितने लोग को क्लियर हो गया? तो भैया ऑक्सीजन ही हमें क्यों चाहिए? तो भैया सिंपल लिखना, 100 बात, मतलब जवाब में क्या लिखना है? क्या लिखना है कि जब पोषक तत्व का पाचन पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होता है, तो पाचन के बाद प्राप्त शुद्ध पदार्थ के रूप में क्या लिख सकते हो? तो भैया ग्लूकोज। क्या लिखोगे? ग्लूकोज या एमिनो अम्ल। क्या मिलोगे? एमिनो अम्ल या गिलिरॉल्स भी बोल सकते हैं, रहने तो दो ही ग्रह ना। शुद्ध पदार्थ, जैसे कि जब पोषक तत्व का पाचन पूर्ण रूप से होता तो पाचन से प्राप्त सॉरी यहां से थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो जाता, जो तुम सब पाचन से प्राप्त शुद्ध पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होता है, जिससे हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके। क्लियर? हमें ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए? तो सिंपल बात, जब पोषक तत्व का पाचन पूर्ण होता है तो पाचन से प्राप्त शुद्ध पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होता है, जिससे हमारे शरीर को सभी कोशिकाओं को, अरे यार सही था, शरीर के कोशिकाओं, सॉरी सही था, शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके। बस सिंपल एक बात। अब होता क्या है, कैसे तोड़ता है कोशिका? तो भैया देखो, पहले उसके पास कौन गया रहता? तो ग्लूकोज। क्या रहता? ग्लूकोज। कौन रहता? ग्लूकोज। ये मत लिखना, अभी आराम से इतना लिखा, कॉपी कलम रखो। ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ये ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को लेकर और ऑक्सीजन को कोशिका लेकर, कौन? कोशिका। ऑक्सीजन को कोशिका लेकर ये दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन करवाता है। क्या करवाता? रिएक्शन, अभिक्रिया। जैसे कि तुम सबको प्रकाश संश्लेषण में बताए थे कि भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड और किसको, जल को ग्रहण करके क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की मदद से ग्लूकोज बनाता है ना। और कोशिका क्या करता है? ग्लूकोज को किसको? ग्लूकोज को पहले से कहां से लाता? जहां से पाचन हुआ वहां लाएगा, फिर ऑक्सीजन को हवा के द्वारा ले लेता है। जैसे अभी कैसे लेता हम नहीं जानते हैं, बस ले लेता।
लेकर दोनों को आपस में रिएक्शन करवाता, अभिक्रिया करवाता है। क्या करवाता? अभिक्रिया। और बीच बीच में उसको उसके ऊपर क्या छिड़का जाता? एंजाइम। जैसे मान लो ये थैली है, क्या है, मतलब एक मान लो बर्तन है, क्या है, बर्तन, जिसके अंदर में बहुत सारा ग्लूकोज रखते हैं, C6H12O6, ठीक है। और इसके अंदर में ऑक्सीजन डालते हैं। क्या डालते हैं? क्या डाल रहे हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन डालकर इस पर कोशिका क्या छिड़क रहा है? एंजाइम। क्या छिड़केगा? एंजाइम। क्या छिड़केगा? एंजाइम। अब जैसी एंजाइम छिड़केगा तो ये दोनों अभिक्रिया करके किस क्या देगा भैया? ऊर्जा। क्या देगा? ऊर्जा। मतलब टूटेगा वो ग्लूकोज, क्या करेगा? टूटेगा, जिससे हमको बहुत सारा क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा। भैया इसी चीज को बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाने के लिए, रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाने के लिए। मतलब बोलेगा कि भैया जब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में अंदर जाता है, क्या जाता है? अंदर जाता है, तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो उसी को रासायनिक समीकरण के द्वारा भैया दर्शाइए। तो कैसे दर्शाना है? तो भैया लिख लो। देखो ग्लूकोज रहता पहले ऑलरेडी से कोशिका के पास पहुंचा, और कौन जाता है? ऑक्सीजन। किसकी मदद से? तो याद रखना, एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। जब ये टूटता है तो क्या भैया देता है? ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा। और क्या देता है? तो भैया CO2 और H2O। ये हमारे शरीर का अवशिष्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ बोले तो खराब पदार्थ जो हमारे शरीर से क्या था? बाहर निकल जाता है। जैसे H2O पसीना के रूप में बाहर निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यही हम फिर श्वास जब छोड़ते हैं ना, तो यही वाला हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं? ऑक्सीजन जो हम 21% जो ग्रहण कर रहे थे, जिसमें से 17% वापस आ रहा था, लेकिन ये 4% क्या कर रहा था? यूज कर रहा था। कौन? कोशिका। कोशिका जब ग्लूकोज को तोड़ता है तो यहाँ पर रिएक्शन करके ऊर्जा तो प्राप्त होता ही है, प्लस में दो यौगिक भी प्राप्त होता है। एक होता भैया जल, और दूसरा होता कार्बन डाइऑक्साइड। ये जल होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, पसीना उसीना के या पेशाब सब के रूप में हमारे शरीर से क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड श्वास जिस रास्ते से लेते हैं हम, जिस रास्ते से, उसी रास्ते से ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस निकल जाता है। जब श्वास हम छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाता है। तो क्या तुम ये दर्शा दोगे समीकरण के द्वारा? दर्शा दोगे नहीं? अब बात याद है सर जी, कितना ऊर्जा बनता है? याद रखना 38 ATP। 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता। अब बोलेगा ये ATP क्या है सर जी? निर्माण होता। तुम सबको बोले थे ATP का फुल फॉर्म आया? सर्च कर करें होता, समझा? कितना? 38 ATP। अब बोलेगा ATP क्या सर जी? तो इसका फुल फॉर्म तुम सबको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बाकी बात कहीं तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम ये बता देते हैं। ATP जैसे कि मान लो तुम सबको बोलेंगे पैसा क्या है, तो क्या बोलोगे? भारत का मुद्रा है। रुपया क्या? तो भारत का मुद्रा है। तो सेम उसी तरह ATP क्या सर जी? ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है इसे, ऊर्जा का मुद्रा। ऊर्जा का मुद्रा किसे कहा जाता है? याद रखना ATP को। किसको बोलते हैं? ATP को। चाहे ऐसी जगह ऊर्जा का मुद्रा किसको बोलते हैं, तो यहाँ ATP नहीं, ATP का फुल फॉर्म रहेगा, जिसको बोलते हैं एटोमेटिक थाइपोफास्फोरस। जो भी लिखना लिख देना, नहीं गलत है, मैंने सिर्फ यहाँ पर एटोमेटिक बोला है, ट्राइफास्फेट होगा, ठीक है। लोग कहा तुम सबको सर्च करने पर रखना है। एटोमेटिक, AUTO एटोमेटिक ट्राई फास्फेट, ठीक है। मेरा इंग्लिश गलत हो सकता है, हिंदी में तुम सब लिख लेना ऑटोमेटिक ट्राइफास्फेट, ठीक, क्लियर। तो भैया ये लिख लेना तुम सब। अब क्वेश्चन ये आता सर, पहले क्या थे हम श्वसन पढ़ रहे थे, श्वसन में क्या लेते हैं, बोल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, हम बता दिए ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, बस सिंपल। कैसे तोड़ता, तो भैया उसको एक समीकरण के द्वारा दर्शाना है। मतलब पूछेगा भैया हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़ना एक समीकरण के द्वारा दर्शाओ, तो भैया इसी तरह से दर्शा देना, ये लिख देना, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा ऐसे करके, 2 नंबर में। अब इसी क्वेश्चन के पता है चेंज करके कैसे पूछेगा, हमें श्वसन, सभी जीवों के श्वसन क्यों अनिवार्य है। अरे भैया ऑक्सीजन क्यों चाहिए, या इसी को पलट के कैसे पूछेगा कि हम सभी जीवों को मतलब श्वसन क्यों अनिवार्य है। अच्छा श्वसन में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, मतलब ये पूछ रहा है कि हमारे सभी जीवों के ऑक्सीजन क्यों अनिवार्य है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसी को उल्टा करके क्या पूछेगा, हम सभी जीवों के श्वसन क्यों अनिवार्य है। तो हम सभी जीवों का श्वसन इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि श्वसन के द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़कर हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं कार्य करता है, जिससे हमें हमारे सभी शरीर का अंग भी कार्य करता है। बस लिख देना है। क्या लिखना है, फिर से सोचो, पहले समझो, हम सभी जीवों के लिए श्वसन अनिवार्य क्यों है। तो हम सभी जीवों के लिए श्वसन अनिवार्य इसीलिए है क्योंकि हम श्वसन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीजन को ग्रहण करके ग्लूकोज को तोड़कर उसे ऊर्जा प्राप्त
करते हैं ताकि हमारे शरीर उस ऊर्जा की मदद से कार्य कर सके। बस ये लिख देना, कोशिका कार्य करे, शरीर कार्य करे, बात पड़ता है बराबर है भैया। अब तुमको जो बोलना है तो बोल सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है कि ना? ठीक है। अब कितना एटीपी ऊर्जा बनाता था भैया? 38। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया तुम एक चीज बताओ, अगर ऑक्सीजन ना रहे तो? क्वेश्चन ये है कि जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्या वो ऊर्जा बना सकता है? तो आंसर है हाँ, वो भी बना सकता है। आंसर है हाँ। बोलेगा सर जी हम ऑक्सीजन लेते हैं क्यों नहीं? तो देखो, बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज तोड़ा जा सकता है। अभी क्या बोले थे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन तुम फिर मन में कहीं ना कहीं तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि सर बिना ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन को ग्लूकोज तोड़ सकते हैं? आंसर है हाँ। आंसर है हाँ, तो यहां लिख देना। तो क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, कि बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है या खंडन या तोड़ा जा सकता है? ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आंसर लिखना, आंसर है हाँ। आंसर है हाँ। अब बोलेगा सर जी कैसे? तो देख भैया तुम सब हल्का सा समझियो, क्लास 9th में कहीं न कहीं तुम कोशिका के बारे में पढ़ा ही होगा। ये कोशिका की संरचना, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा बात सुनो। हम क्या बोले, हमारे शरीर किससे बना होता? कोशिका से। हर एक अंग किससे बना था? कोशिका से। कोशिका का आकार इतना छोटा तक हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन माइक्रोस्कोप से उसको जूम 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 कर करके देखा गया तो कुछ इस प्रकार गोला दिखा। ठीक है। अब ये गोला के अंदर में, मतलब कोशिका के अंदर में बीच में एक ऐसा दिखा जिसको नाम रखा गया भैया केंद्रक। क्या दिखा? रखा गया केंद्रक। मतलब बीच में वो गोला सा भाग दिखा जिसका नाम रखा गया केंद्रक। और इसके चारों तरफ क्या दिखा? पानी। क्या दिखा? पानी की तरफ, मतलब लिक्विड, जैसे तेल गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा तेल की तरह एक द्रव दिखा जिसको बोला गया भैया। देखो अब बताओ, इसके अंदर में गाढ़ा तरह, मतलब एक द्रव दिखा, पानी की तरह दिखा। तो पानी को भैया फिजिक्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? द्रव बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं? अरे बोलते हैं कि नहीं रे? ये सर जी द्रव। अब द्रव किसके अंदर में? कोशिका थे, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कोशिका द्रव। क्या रख दिया गया? कोशिका द्रव। और ये कोशिका के द्रव के अंदर में देखा भैया बहुत सारी चीजें ऐसे करके तैर रहा था, गोला गोला चीज बहुत सारा क्या रहा था? तैर रहा था। अब कुछ का नाम रख दिया गया, जैसे कि बीच में था तो उसका नाम रख दिया केंद्रक, पानी था तो इसको कोशिका द्रव, जैसे इसका नाम रख, एक नाम रख दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रख दिया गया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा का नाम रख दिया भैया गल्जी काय। क्या रख दिया? गल्जी काय। और तीसरा का नाम रख दिया भैया लाइसोसोम। इसका नाम रख दिया गया लाइसोसोम। क्या रख दिया? लाइसोसोम। इसका नाम रख दिया राइबोसोम। क्या रख दिया? राइबोसोम। मतलब बहुत सारा सबका नाम रख दिया गया, हमको उस सबसे नहीं पढ़ना। अब ये कोशिका के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया ने अभी जो बोले कि ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से क्या करता? ऊर्जा बनाता। क्या बनाता? ऊर्जा। अब कोशिका के अंदर में ये, अच्छा अभी तुम सबको बोले थे ग्लूकोज को तोड़ना किसका काम? कोशिका के। किसका काम? कोशिका। अब कोशिका के अंदर में स्पेशल किसका काम? तो याद रखना भैया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब यही माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज को लेता है और ऑक्सीजन को लेकर तोड़कर क्या बनाता है? ऊर्जा। समझ लो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर में ना रहा तो भैया हमारे शरीर में एक दो कोशिका के अंदर में नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत होगा? लेकिन सपोज करो पूरी कोशिका के अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाए तो भैया ऊर्जा नहीं बनेगा। और जब ऊर्जा नहीं बनेगा तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, लकवा उकवा मार देगा, अपाहिज हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, बस हो गया तुम्हारा काम क्लियर। समझ में आ रहा कि नहीं? शरीर काम करना क्या हो जाएगा? बनेगा। मतलब तुम मृत्यु, मतलब कुछ समय के बाद तुम्हारा मृत्यु होना तय है। लगभग 1 से 2 सेकंड के बाद मृत्यु तय होना है। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीकरण नहीं हो रहा। क्या? ऑक्सीकरण नहीं हो रहा तो ना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ग्लूकोज का तोड़ने का काम कौन है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया का। लेकिन ये ऑक्सीजन जब तक इसको नहीं कोई देगा जब तक ये तोड़ना इसकी बस की बात नहीं है। मतलब जब तक ऑक्सीजन इसके पास नहीं आएगा जब तक ये ग्लूकोज को नहीं तोड़ेगा। ध्यान से सुनो, जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा जब तक ये ग्लूकोज को नहीं तोड़ेगा। लेकिन हम क्वेश्चन क्या किए थे कि बिना ऑक्सीजन को ग्लूकोज को तोड़ा जा सकता है? आंसर है हाँ।
आंसर है। वो काम कौन करता है? तो ये जो ई सब को मिटा देते हैं, ई सब को मिटा देते हैं। तो ये भैया बचा केंद्रक, केंद्रक भी मिटा देते हैं। तो क्या बचा? कोशिका द्रव। ये सब मिटा दो। क्या बचा? कोशिका द्रव। क्या बचा? कोशिका द्रव। तो ये कोशिका द्रव जो होता है ये पानी की तरह होता है, लिक्विड की तरह एकदम गाढ़ा होता है। जैसे कि तुम सब कभी जैसे कि मान लो घाव, किसी का ना घाव होता है तो वो हल्का सा पक जाता है, तो वो जब उसको फोड़ते तो एक रिम की तरह निकलता, पीला कलर के, उससे भी ज्यादा गाढ़ा होता है, जिसका नाम है भैया कोशिका द्रव। इसी के अंदर अब क्या होता है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिला या किसी वजह तो माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के अंदर में ना हो या ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हो रहा है? मतलब ग्लूकोज को टूटना बंद हो जाएगा। तो ये कोशिका द्रव क्या करता है? बिना ऑक्सीजन को लिए, बिना ऑक्सीजन को लिए ग्लूकोज को क्या करता है भैया? तोड़ देता है। क्या करता है? C6H12O6 को क्या करता है? तोड़ता है। कौन तोड़ता है? तो भैया देखना, माइटोकॉन्ड्रिया भी तोड़ता है, लेकिन वो ऑक्सीजन को लेता है तभी तोड़ता है, अन्यथा नहीं तोड़ सकता। जैसे कि मोटरसाइकिल को जलाना है तो मोटरसाइकिल को चलाना है तो पेट्रोल को डालना ठीक से। अगर मोटरसाइकिल को तुमको चलाना जब तक पेट्रोल नहीं डालोगे जब तक नहीं चलाएगा। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तभी तोड़ेगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं तोड़ेगा। लेकिन मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाएगा तो चलेगा, लेकिन साइकिल में क्या जलाना? कुछ चलाना पड़ेगा, कुछ डलाना पड़ेगा। आंसर है नहीं। साइकिल है, उठाओ अपना चलो भैया। तो सेम उसी तरह है, उसको देगा ऑक्सीजन तो वो ग्लूकोज तोड़ेगा। लेकिन अब यहां पर दिया जाता है, अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाएगा तो जितना 1 घंटा में जाएगा उससे दूर साइकिल से उसको लगने में जाने में तुमको 2 दिन लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा। बात सही है कि नहीं? समझा? तो सेम यहीं पर, यहां पर भी यहीं पर काम हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेकर तोड़ता है तो ऊर्जा बनाता है, लेकिन कितना एटीपी? तो 38 एटीपी। कितना एटीपी? 38 एटीपी। याद रखना कितना एटीपी? 38। ये किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का। लेकिन कोशिका द्रव जो होता है ग्लूकोज को तोड़ता है बिना ऑक्सीजन के। तो पता है ये क्या करता है? सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा बनाता है, बस सिर्फ 2 एटीपी। मतलब ये है कि तुम ऑक्सीजन लेकर काम कर रहे हो, तुमको 38 रुपया मिल रहा है। जब तुम ऑक्सीजन लेकर काम कर रहे हो तो तुमको 38 रुपया मिल रहा है। क्या बोले? जब ऑक्सीजन की मदद या ऑक्सीजन को लेकर साथ में रखकर काम कर रहे हो तो तुमको 38 एटीपी रुपया मिल रहा है, मतलब 38 एटीपी। लेकिन बिना ऑक्सीजन के काम कर रहे हो तो तुमको कितना मिल रहा है? 2 एटीपी। तो बताओ तुमको ज्यादा किसमें प्रॉफिट हो रहा है? सिंपल भैया इसमें। हाँ भले ऑक्सीजन देना पड़ रहा, लेकिन काम तो आसानी से, मतलब जल्दी हो रहा, ज्यादा हो रहा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये कोशिका द्रव क्या करता है? बिना ऑक्सीजन लिए ग्लूकोज को तोड़ता है और कितना निर्माण करता है भैया? तो 2 एटीपी। कितना? 2 एटीपी। लेकिन इसमें एक घाटा है। जैसे कि मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास है, पेट्रोल डलाया, आराम से जाना है, मतलब तुमको 100 किलोमीटर दूर आराम से 1 घंटा में 100 के स्पीड से भगाओ, चल जाओगा। क्लियर? तुम्हारा सही टाइम पर काम भी हो जाएगा, सारा काम भी निपट जाएगा, टाइम भी बचेगा। लेकिन साइकिल से जाओगे तो तुमको लेट भी होगा, टाइम पर पहुंचोगे भी नहीं, प्लस में तुम्हारा शरीर का जो थकान होगा वो और ज्यादा होगा। पता चलेगा तुम मीटिंग में क्या गएगा, मीटिंग में जाकर आराम से खर्राटा मारेगा, सूतेगा, और मीटिंग वाला बॉस जो होगा वो समझाएगा भैया देखो ये प्रोजेक्ट में इतना काम करना, उतना काम, तुम आराम से खर्राटा लोगे। फिर पता चला बॉस घुस जाए, बोले तुम भागो यहाँ से, तुमको निकाल ही देंगे। भैया लो निकल गया, तुम्हारा काम था खत्म। समझ में आ रहा है? तो सेम इसी तरह हमारे शरीर के अंदर में भी होता है। अगर माइट्रो, अब बोलेगा सर जी कहते कंजूस, तुमसे में से पढ़ने में बहुत सारा जैसे कि होगा, पढ़ाई में सबको होगा, तो कुछ कंजूस भी होगा। बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं, यदि मेहनत नहीं होगा लेकिन जाएंगे से के लिए से, लेकिन जब बॉसबा निकाल देगा तो घाटा होगा। तो सेम उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत है? कोशिका द्रव तो बनाइए ना रहा है, बना, अरे ठीक है 2 एटीपी बन रहा है, बन रहा है कम से कम उतना ऊर्जा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बार में 38 बना था, ये 2, तो भैया 17 बार इसको बनाने के लिए बोलेंगे। लेकिन एगो भैया खराबी भी है, कोशिका द्रव जब ग्लूकोज को तोड़ता है तो वो तो 2 एटीपी बनाता है, ये बनाता है, प्लस में सबसे ज्यादा मात्रा में वो कौन सा? एगो अम्ल जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। क्या नाम है भैया? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या? लैक्टिक अम्ल का। अब ये अम्ल हमारे शरीर के लिए है खराब। 2 एटीपी ऊर्जा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था? तोड़ रहा था, 38 एटीपी ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल निर्माण कर रहा था, ठीक ना? लेकिन ये क्या है? 2 एटीपी ऊर्जा और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। अब ये लैक्टिक अम्ल बहुत खराब होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में पूरा दर्द उर्द करेगा पूरा दम। जैसे हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनेगा, जैसे कोशिका द्रव, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया कहा, बोला भैया हम नहीं काम करेंगे, हमारे शरीर के सारे माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया हम काम नहीं करेंगे, तो कौन ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा? तो कोशिका द्रव। लेकिन कोशिका द्रव तोड़ेगा तो 2 एटीपी ऊर्जा बनाएगा, लेकिन अधिक मात्रा में क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। अब ये लैक्टिक अम्ल का पता है क्या होता है भैया? बहुत खराब चीज है। जैसे कि तुम कभी काल दौड़ते होगे,
रनिंग करता होगा, मतलब आराम से सब दिन जिंदगी सफा बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ बड़ा काम किया, जैसे कि गांव घर में होगा तो गाय के चारा खिलाने के लिए कुट्टी उट्टी काटा होगा, या तो अभी भादों का दिन आ गया उसमें कुदार उदार पार के आरी उरी देता होगा, वो भी देगा। या तो मूड हो गया बोले चलो भैया खेलने जाते हैं क्रिकेट उर्केट, क्रिकेट में पूरा दो मतलब जीतने के लिए एक टीम के लिए एक बॉल पर 3 रन है, कितना बॉल एक बॉल पर सपोज करो 3 रन है। अब तुम जान लगा के पूरा रन लिए हो, और फिर पता चला कि शाम को आया, सुबह मतलब शाम को आया जीत के पूरा खुश है, हाँ अच्छा चल 3 देख हम टीम को जिता दिया, पूरा मोटिवेट गर्व, सब बोले तुम बहुत तेज दौड़ता, क्या बात है क्या बात है। लेकिन पता चला शाम को सुता सुबह उठा पूरा तुम्हारा सारा पैर दर्द कर रहा, देह दर्द कर रहा, शरीर दर्द कर रहा, ऐसा सबको होता ही होगा। दर्द कर रहा है ना। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों दर्द करता है, तो सिंपल भैया, तुम्हारे ऊपर किसका असर है, लैक्टिक अम्ल का। जब तुम दौड़ा रात के सोया, रात के सोने के बाद सुबह उठेगा तो तुमको पूरा शरीर में दर्द करेगा, एकदम लगता कि हड्डी उड्डी अकड़ा गया, हड्डियां मतलब ठड़ा हुआ लगेगा, चोई चोई कर रहा ढेर दिन के बाद, मतलब नहीं मतलब काम करना शुरू किया ऐसा लगेगा। क्यों होता, क्योंकि हमारे मांसपेशियां माने हमारे मांस में कौन घुस जाता है, ये लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण दर्द करता। अब बोलेगा सर ये कैसे बनता है, तो देखो हम आराम से थे तो मेरा ऑक्सीजन लेकर मतलब सॉरी, जब हम आराम कर रहे थे, आराम से काम करते हैं तो होता क्या है कि जो ग्लूकोज को तोड़ता है ना, कौन तोड़ता है भैया, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन तोड़ देता, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से सुना, जब हम आराम से करते हैं तो हमको ऊर्जा भी कम ही चाहिए, क्या चाहिए, कम ही ऊर्जा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया आराम से कर देता है। लेकिन अचानक हम दौड़ने लगते हैं, क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं, तो ऑक्सीजन की हमारे शरीर में हो जाता कमी। जैसे अब दौड़ेगा तो जल्दी जल्दी सांस नहीं ले पाता है, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की हमारे शरीर में हो जाता कमी। लेकिन हमको ऊर्जा चाहिए दौड़ने के लिए, जितना ज्यादा काम करेगा उतना तुमको ऊर्जा जाएगा, सिंपल बात भैया। तो ज्यादा तेज दौड़ने लगा तो हमको हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या हो गया, कमी, लेकिन ऊर्जा हमको चाहिए, तो कोशिका द्रव क्या करने लगता, बनाने लगता ऊर्जा। ग्लूकोज की कमी नहीं होता, हम खाना जब खा के जाते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी नहीं होता है, तो भैया वही ऑक्सीजन को तोड़ने का काम कौन करने लगता, कोशिका द्रव। कौन काम करने लगता, ये सब कोशिका द्रव। कौन काम करने लगता, कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव जब काम करता है तो भैया वो 2 एटीपी ऊर्जा बनाता है, जिससे हमारे शरीर में तो पूर्ति हो जाता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल निर्माण भी कर देता है। अब ये लैक्टिक अम्ल जखनी निर्माण हुआ अपने कुछ असर नहीं दिखाएगा, उसके 1 घंटा 2 घंटा के बाद जब तुम आराम करोगे तब ये असर करना शुरू करेगा, उसके बाद उठोगे सुबह तो पता चलेगा पूरा शरीर का दुर्दशा तुम्हारा बिगाड़ के रखने हैं। कौन, ये लैक्टिक अम्ल। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मांसपेशियों ज्यादा दौड़ने से मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, तो सिंपल बात भैया कि ज्यादा हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। इसीलिए ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करता है, कोशिका द्रव। कौन करता है, कोशिका द्रव, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और यही लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर के मांसपेशियों को दर्द का एहसास दिलाता है। खत्म। अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं। तो भैया बिना देखो ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है सबसे ज्यादा। कौन तोड़ता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन की मदद से कौन तोड़ता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो, ऑक्सीजन की मदद से कौन तोड़ता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसको तोड़ता है, तो सर ग्लूकोज को। किसको, ग्लूकोज को, C6H12O6 को। कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, तो 38। लेकिन अगर ऑक्सीजन के बिना बोलेंगे कौन तोड़ता है, तो कोशिका द्रव। कितना एटीपी का, तो 2 एटीपी का। और कौन, लैक्टिक अम्ल। समझ में आ रहा है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन की मदद से, तो इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है, और किसका होता है, CO2 का। मतलब ये दोनों जिस तरह से हमारे शरीर के लिए खराब पदार्थ था ना, तो उसी लिए कोशिका द्रव भी तोड़ता है। तो ये लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर के लिए क्या था, खराब था, जो कि तुमको सुबह ही दिखा देगा। क्लियर। अब भैया यहां तक तुम समझ लिए, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, तो भैया आराम से क्वेश्चन को कर लेना। मुझे पता कि तुम सब इतना आलस मानव हो ना कि मैं तुमको बोलूंगा तो लिखोगे नहीं, इसलिए मुझे पहले लिखना पड़ेगा। भैया हमें जीवों के लिए श्वसन अनिवार्य क्यों है, श्वसन अनिवार्य क्यों है, यह क्वेश्चन तुम सबको खुद लिख के लेकर आना, ठीक ना, क्यों है। और ज्यादा दौड़ने पर मांसपेशियों में दर्द क्या करते हैं, ज्यादा दौड़ने पर हमारे मांसपेशियों में दर्द क्यों करते हैं, दौड़ने पर हमारे मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, ये 2 क्वेश्चन लिख के लाना है तुमको, ठीक है, लिख लिया। चलो आ जाओ मैदान में। अब तुम सबको पढ़ना पता क्या, अब परिभाषा लिखना भैया श्वसन का।
हाँ हाँ, इतना देर जो था ना तुम्हारा वो छोटा मोटा बात ही था, लेकिन एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा यहाँ से भी। श्वसन क्या सर जी? तो सिंपल है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर ग्लूकोज को ऑक्सीजन को ग्रहण कर, क्या कैसे लिखना तुम सबको, ऑक्सीजन को ग्रहण करके ग्लूकोज को C6H12 O6 को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना, अरे बस करना, श्वसन कहलाता है। सिंपल, श्वसन कहलाता है। लिख लो, लिखो। श्वसन दो प्रकार के होता है, श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला होता है सर वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। क्या होता है छोटुआ लोग? अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अब देखो, हम बोले श्वसन का परिभाषा, पहले ध्यान से समझो। श्वसन का परिभाषा क्या था? ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऊर्जा को प्राप्त करना, मतलब ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना, क्या कहलाता? श्वसन। मतलब मेन इसका परिभाषा होगा ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना, क्या कहलाता? श्वसन। अब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है दो तरीका से, एक तो ऑक्सीजन की मदद से, एक बिना ऑक्सीजन की मदद से। उसी के आधार पर श्वसन को दो भाग में बांटा गया, एक है भैया वायवीय श्वसन, एक है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसको बोलेंगे? तो भैया सिर्फ ऑक्सीजन के मदद से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का खंडन, C6H12O6 का खंडन कर ऊर्जा प्राप्त करना, क्या कहलाता भैया? वायवीय। क्या कहलाता? वायवीय श्वसन। क्या कहलाता? वायवीय श्वसन। या इसको दूसरा नाम भी है, या ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता। क्लियर? ठीक नहीं। और अवायवीय श्वसन क्या है? इसका परिभाषा मैं नीचे लिख दूं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या अनुपस्थिति यहां पर तिथि नहीं लिखे थे, अनुपस्थिति में ग्लूकोज का खंडन मतलब तोड़कर, खंडन कर ऊर्जा प्राप्त करना, क्या कहलाता? अवायवीय श्वसन। या इसका दूसरा नाम भी है, यहां पर लिख लेना, अवकरण। प्राप्त करने की क्रिया करना, या करने की क्रिया को अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण श्वसन कहते हैं। अवकरण श्वसन मतलब सीधे ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया को क्या बोलते हो? वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बस ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हो। देखो, अगर तुम समझ गए हो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर तुम समझ गए हो तो तुम अपने तरीका से भी सटीक आंसर दे सकते हो। जैसे वायवीय श्वसन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का तोड़ना, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया होना, वायवीय। और ऑक्सीजन मतलब इसका मेन जो आंसर होगा बस ये सटीक वाला होगा, छोटा सा ये, ऑक्सीजन की उपस्थिति, और ये होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया हो रहा तो वायवीय, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा तो अवायवीय। क्लियर? निकलेगा ना? तो यहां से छापो। और यहां से एक क्वेश्चन बहुत सटाक वाला, मस्त वाला क्वेश्चन बनेगा भैया। ये श्वसन की परिभाषा पूछेगा, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन का परिभाषा पूछेगा, ये तो तुम बता ही दोगे। प्लस में तुमसे यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला सबसे ज्यादा उम्मीद रहता है यहीं से पूछने का, जिसका नाम है पता है? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर? एक मिनट, क्या पूछेगा? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन इस तरफ लिख लेना, ओ बाय अंतर। ठीक है, पहला लिख देना इसमें, 5 नंबर में पूछेगा
या क्रिया ऑक्सीजन की पचन या श्वसन की क्रिया, चाहे तुमको जो लिखना है तुमको देखो सटीक से आंसर देना है। लिखने वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है। दूसरा वायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पूर्ण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता। दूसरा क्या लिखेगा, इसमें वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा नहीं लिख सकता, 32 एटीपी भी लिख सकते हो, 32 एटीपी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता। दूसरा इस क्रिया में चाहे तुम वायवीय श्वसन में लिख सकते हो, इस क्रिया में दो अवशिष्ट मतलब खराब यौगिक भी लिख सकते हो, अवशिष्ट यौगिक ब्रैकेट दे देना, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिए, ब्रैकेट CO2 और H2O का निर्माण होता। पांचवा अंतर, इसमें अम्ल का निर्माण नहीं होता। इस क्रिया में अम्ल का निर्माण नहीं होता। मैं एक तरफ लिख दिया हूं, और मैं पूरी विश्वास और पूरी श्रद्धा और पूरी शिद्दत के साथ मैं कह सकता हूं कि दूसरी तरफ तुम सब भी लिख लोगे। दूसरा, इसका अनुपस्थिति में लिखना, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। क्या है ना, कोशिका द्रव। इसमें क्या लिखना, अधिक मात्रा में बनता है, उसमें कम मात्रा यानी कि 2 एटीपी में बनता है बस। और इसमें लिखना, इस क्रिया में 2 अवशिष्ट यौगिक का निर्माण होता, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसमें लिखना कोई यौगिक का निर्माण नहीं होता। पांचवा में इसमें अम्ल का निर्माण नहीं होता, उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता। बस सटीक आंसर 5 मार्क्स का। तुमको लग रहा है कि यहां से अगर मैं ये पढ़ लिया तो सिर्फ मुझको 5 नंबर हमको मिलेगा। तुमको लग रहा होगा भैया, तुम सब बच्चा है, हमको पता है। तुमको अगर लग रहा है कि भैया यहां अगर हम पढ़ लिए तो हमको सिर्फ 5 नंबर हमको मिलेगा, तो तुम यहां पर गलत हो। तुमको यहां से करीबन 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी हम बताते हैं। 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा वायवीय श्वसन कहां होता है, तो तुम क्या याद रखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, 1 नंबर वाला क्वेश्चन। दूसरा, वायवीय श्वसन कहां था, तो कोशिका द्रव में, 1 नंबर वाला क्वेश्चन। अच्छा, वायवीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 32, उसका लिखोगे दूर। और वायवीय श्वसन में किस अम्ल का निर्माण होता है, तो लैक्टिक अम्ल का। इसमें पूछेगा तो इनमें से कोई नहीं मानना है। दूसरा क्वेश्चन और पूछ सकता है, 2 नंबर में कैसे पूछेगा, 2 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा भैया, वायवीय श्वसन में कौन सा यौगिक का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन होता तो किस यौगिक का निर्माण होता है, याद रखना, CO2 और H2। यहाँ से दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ना कि हवा में फेंक रहे हैं, फालतू वाला बात कर रहे हैं। तुम आराम से पढ़ो, क्वेश्चन बैंक रखो, बहुत सारे बुक तुम अपने पास रखो, अपने आप पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो। क्लियर। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहां तक नोट्स करो। कितने लोग को वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन समझ में आ गया, कितने लोग को मैंने समझा दिया। ठीक है, तो क्लास को आज समथिंग यहीं तक रखते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे बहुत तेज की लगी हुई है भूख, और शायद टाइम भी तुम सबका हो चुका, मुझे जाना भी है। और कहीं भी अमेरिका लंदन घूमने वाला मैं आदमी हूं भैया, तुम सबसे क्या भेंट मुलाकात करूंगा। ठीक है, मैंने क्या आज पढ़ाया उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए, और 15 मिनट तुम सबको देंगे नहीं क्वेश्चन। पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था शायद फिजिक्स से, याद रखना, आज भी देंगे, हो जाए रिवीजन। और रिवीजन कैसे होता है, किसको किसको मीनिंग पता है, थोड़ा करो तो। REVISSI, शायद मेरा गलत रिवीजन होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, तो सबसे पहले हम ये नहीं पढ़े कि श्वसन क्या होता है, हम ये पढ़े कि हमें भैया श्वास लेते हैं तो हवा ही लेते हैं। पहले भैया हम क्या लेते हैं, श्वास में क्या लेते हैं हम, हवा।
हवा में कौन कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ही क्यों? देखो ये पढ़ो, अपने आप आगे रिवीजन होते जाएगा। हवा में हम क्या लेते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये तीनों गैसें हमको क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन। अब यही क्वेश्चन था कि क्यों हमें ऑक्सीजन चाहिए? हमें ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन की ही मदद से किसका टूटता है भैया? कौन टूटता है? ग्लूकोज। कौन टूटता है? ग्लूकोज। कौन टूटता है भैया? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज को तो बिना ऑक्सीजन के भी मदद से टूट सकता है? तो आंसर है हाँ, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव तोड़ता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये तोड़ता कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की मदद से कौन तोड़ता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब बिना ऑक्सीजन की मदद से कौन तोड़ता? तो ये कोशिका द्रव। क्या तोड़ता? कोशिका द्रव। यही तो था, बस इतना ही तो पढ़े हैं, बाकी बात क्या पढ़े? फिर श्वसन क्या है सर जी? तो श्वसन क्या सर जी? तो भैया ऑक्सीजन को ग्रहण कर ग्लूकोज को तोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ये दो प्रकार का था, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की मदद से तोड़ना, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ना। बाकी बात ये अंतर, बस कुछ कहाँ है? कुछ है? इससे अगर तुम सबको ज्यादा लग रहा है तो भैया कोई बात नहीं, तुम सब अपना समझो, को तुम्हारा डिपेंड, तुम्हारा मर्जी, तुम सब जानो आ करेगा नहीं करेगा। चलो क्लास को आगे किया जाए। अब तुम सबको होमवर्क, मैंने पिछली क्लास में कहाँ तक होमवर्क दिया था तुम सब बता सकते हो? थोड़ा मुझे, आई नीड फॉर यू, तुम सबका मदद थोड़ा सा चाहिए मुझे, हल्का सा हेल्प कर दोगे? अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं समथिंग अगर अच्छा खासा याद रखने वाला इंसान हूं तो मेरे अनुसार वर्ण विक्षेपण तक दे दिए थे मैंने। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वायुमंडलीय आवर्तन, सॉरी हाँ, वायुमंडलीय बर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार से क्वेश्चन दे रहा था कि नहीं? और मेरे अनुसार शायद मानव नेत्र के बारे में पहला टॉपिक मानव नेत्र के बारे में दिए थे। दूसरा मानव नेत्र में दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष रहता ना। पहले मानव नेत्र के बारे में कॉर्निया, रेटिना, ये सब वगैरह वगैरह आते तुम सबको हैं? और सबका परितारिका दूसर का नाम भी याद रख लियो। हमारे मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। लेंस को संयोजित कौन करता, मतलब आगे पीछे कौन करता? सिलरी मांसपेशिया। समझ में आया? कॉर्निया और सब वगैरह वगैरह। फिर हमारे आंख में दोष भी उत्पन्न होता है जिसको दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि कोई दूसरा नाम, आंख कोई दृष्टि बोला जाता है, मतलब आंख में दोष, आंख की खराबी क्या कहलाता? दृष्टि दोष। ये 3 प्रकार का आता है, निकट, दूर, जरा दूरदर्शिता। कारण, निकट के कारण, दूर के कारण, जरा दूरदर्शिता के कारण, निवारण सबका बता चुके हैं, बताए ना? मतलब इलाज भी, कारण भी बता चुके हैं, इलाज भी। दूसरा वायुमंडलीय बर्तन, सिंपल, सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में गर्म और ठंडा हवा होने के कारण क्या करता है? इधर से उधर विचलित होता है, जिसके कारण वायुमंडलीय बर्तन होता है। ठीक। और तीसरा अच्छा, वायुमंडल के कारण क्या होता है? कौन कौन सी घटना हो सकता है? तारे का टिमटिमाना। दूसरा सूर्योदय और सूर्यास्त से हमें सूर्य पहले क्यों दिखाई पड़ता है, ये बोला। ठीक है। फिर वर्ण विक्षेपण, क्या? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण से पहले तुमको अगर समझना है वर्ण विक्षेपण को, उससे पहले तुमको क्या समझना होगा? श्वेत प्रकाश। क्या समझना होगा? श्वेत प्रकाश किसको बोलते हैं साहेब? तो श्वेत प्रकाश उसको बोलते हैं जिसमें 7 रंगों का मिश्रण हो। अब जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से, क्या, किसी प्रिज्म से टकराकर अपवर्तन होता है तो वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता, मतलब बट जाता है। तो यही बटने की घटना को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। जिसके कारण कौन कौन सी घटना होता है? तो भैया इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। तुम सबको आ कि नहीं? इंद्रधनुष का बनना, क्लियर? इंद्रधनुष का बनना। दूसरा क्वेश्चन और कोई बोलेगा? अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करवा देगा। प्रिज्म पर ना एक दिन से श्वेत प्रकाश ले जाकर 7 रंग कर देना, लाल, हरा रंग वगैरह वगैरह। जैसे अभी तुम सब बारिश का मौसम है, तुम सबको पता होगा, दिख रहा है बादल काला काला दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण की घटना हो रहा है। हालांकि बादल काला नहीं होता, पहले बता देता हूँ। बादल का जो कलर होता है वो कैसा होता है? उजला होता है। बादल मतलब पानी है, बादल एक बाष्प है। क्या है भैया? बादल एक क्या है? बाष्प है। पहले हम सब बच्चा रहते थे तो सोचते थे कि बादल होता है मतलब पत्थर की तरह होता, दोनों आपस में टकराता, फिर फूटता है, फिर पानी उनी ढेर सारा, ऐसा होता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर में जो बादल दिख रहा है ना तुम सबको, जो सब्जी उब्जी बनता है ना, तो ऊपर में जो भाप निकलता है ना, भाप, वही भाप कौन है? बादल बनता। ऊपर जाके क्या था? बादल। लेकिन ये गर्म होता, वो थोड़ा क्या था? ठंडा होता। क्या था? ठंडा। अब समझ लो भैया, पानी के कलर, अच्छा ये बाष्प को ही कहा जाता, पानी को ही कहा जाता बाष्प। पानी गर्म होकर जा रहा है ऊपर तो बाष्प, और वही पानी ऊपर जाकर ठंडा हो गया तो बोल देंगे उसको बादल। मतलब समझो, पानी नीचे जमीन पर है तो बादल,
अब पानी उड़िया रहा हवा में, उसको बोलेंगे बाष्प। अब वही पानी जब ऊपर में जा, जो ये बाष्प है जो हवा में जा रहा था, हवा से चल के ऊपर ऊपर में जाकर हो गया ठंडा, तो वही पानी किसको क्या कहलाएगा भैया? बादल। क्या कहा जाता है? बादल। अब भैया पानी का कलर याद रखना, पानी का कलर क्या होता है? उजला ही होता है। क्यों दिखाई पड़ता है हमको काला? तो बैगनी का रंग कैसा होता है? काला। भैया सबसे परिकिरणन यहाँ पर बोले थे, सॉरी वर्ण विक्षेपण की घटना थोड़ी, वो परिकिरणन का है। किसका है? परिकिरणन का है। परिकिरणन क्या है भैया? जब स्रोत प्रकाश की किरणें जाकर किसी कण से टकराकर छिड़ जाने की घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण सॉरी परिकिरणन। क्या बोलते हैं? परिकिरणन। सबसे बेसी परिकिरणन किसका होगा? जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। सबसे कम किसका होता है? बैगनी, दूसरा जामुनी, तीसरा नीला, हरा, पीला, नारंगी, उसके बाद लाल। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का। अब जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा वो छिड़ियाएगा भी कम, छिड़ियाएगा भी कम, इसीलिए लाल का ज्यादा दूर तक दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि लाल ज्यादा दूर तक इसीलिए दिखाई पड़ता क्योंकि लाल का परिकिरण सॉरी तरंग दैर्ध्य होता है ज्यादा और परिकिरण उसका होता है कम, इसलिए वो ज्यादा दूर तक दिखाई पड़ता है। इसीलिए खतरे का निशानी किस कारण होता है? लाल। तो परिकिरण के कारण भैया आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? सूर्य जब उदय होता है तो लाल रहता है, जब मूड़ी पर आता है तो पीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन भी तुम सबको चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं तुम सबको अच्छे से समझ में आया। क्या क्वेश्चन कहां तक दिए थे क्वेश्चन? चलो तुम सब क्वेश्चन लिख लेना भैया। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव मैं खाली लिख देता हूं, तुम सब आगे लिख लेना। क्या दूसरा मैं बोल दूं कि परिकिरणन क्या है? परिकिरणन ही लिखाना ना, ठीक? तो लिख रहे थे परिकिरणन। परिकिरणन क्या? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अच्छा आकाश का रंग अभी देते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? नीला क्यों दिखाई पड़ता है? दूसरा सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? लाल क्यों प्रतीत होता है? क्यों प्रतीत होता है? ठीक, लिख लिया? अरे लिखा रे, बोलो ना। अभी क्या लिख रहे थे इससे पहले कुछ? हाँ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों टिमटिमाते? खतरे का रंग लाल क्यों होता है? खतरे का रंग लाल क्यों होता है? लाल क्यों होता है? लिख लिया ना? अरे लिखा रे। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या? पानी में रखा सिक्का उठा क्यों दिखाई पड़ता है? पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? क्यों प्रतीत होता है? ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन और ना? सभी जीवों के लिए, अच्छा ये तो दे दिया पहले, सभी जीवों के लिए श्वसन क्यों अनिवार्य है? और वो क्या दिए थे? सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्यों श्वसन? मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? अच्छा और क्वेश्चन यहाँ से देना। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन तो आज ही पढ़ाएं, तो उसको देने कोई, ठीक है? 10 वो हो गया, यही 2 वाला वो वाला 3 7 वो ये 8 वो ये वाला, ठीक है? तो आज की क्लास इतना ही। मिलते हैं क्लास के अगली क्लास में। थैंक यू।